दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। यहाँ पे हम जानेंगे कि आखिर डेट कब से कब है, इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है, जीएमपी क्या चल रहा है, सब कुछ यहाँ पे हम डेप्थ में देखेंगे। तो वीडियो कंप्लीट देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 3 जून को आईपीओ ओपन हो रहा है और वहीं हम बात करें क्लोजिंग की तो 5 जून को क्लोज हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं कि इसकी लिस्टिंग वगैरह की, तो लिस्टिंग इसकी 10 जून को होने वाली है। तो इतना पूरा प्रोसेस रहने वाला है। आईपीओ डिटेल की बात करें तो 630 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश जीरो है, पूरा का पूरा ओएफएस है, 100% ओएफएस है। तो यहाँ पे फ्रेश कुछ भी नहीं है। एक नेगेटिव पॉइंट है बट ठीक है, बड़ी कंपनी रहती है तो मोस्टली ओएफएस ही आता है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर रखा गया है। प्राइस बैंक 182 से 192 पर शेयर चल रहा है। लॉट साइज की बात करें तो 78 का यहाँ पे लॉट रखा गया है। लिस्टिंग बीएससी एनएससी पे होने वाली है और बुक बिल्ड इशू आईपीओ। रजिस्ट्रार की बात करें तो केफिन टेक्नोलॉजी वाले रजिस्ट्रार बढ़िया रजिस्ट्रार है। अब आइए आईपीओ के रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। तो क्यूआईबी के लिए ऑलमोस्ट 50% के अराउंड यहाँ पे रिजर्वेशन रखा गया है। एनआईए की बात करें तो 15% के अराउंड, रिटेल के लिए अप्रोक्स 35% है और एम्प्लॉय के लिए 0.45% के अराउंड यहाँ पे रिजर्वेशन रखा गया है। और हम बात कर लेते हैं लॉट साइज और इन्वेस्टमेंट कितना, मतलब एक लॉट के लिए कितना आपको इन्वेस्ट करना होगा। तो एक लॉट के लिए आपको 14,976 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। अब आपको जितने भी लॉट लगाने हैं, 10, 11, 12, 13, जितना भी लॉट अप्लाई करना है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपको कितना पैसा यहाँ पे लगने वाला है। ये तो पूरा हो गया कि आखिर इन्वेस्टमेंट वगैरह कैसे क्या कुछ करना है। अब मेन रिव्यू यहाँ से शुरू होता है कि कंपनी करती क्या है, फाइनेंशियल ग्रोथ है भी कि नहीं है, सेक्टर कैसा, सब कुछ यहाँ से शुरू होता है। तो कंपनी की बात करें तो 2006 में कंपनी स्टेब्लिश हुई है और ये नॉन फेरस मेटल रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है। मतलब ये जो नॉन फेरस मेटल होते हैं, नॉन फेरस मेटल आप गूगल कर लीजिएगा, आपको ए टू जेड पूरी चीज मिल जाएगी। यहाँ पे मैं केमिस्ट्री की क्लास नहीं लेने वाला हूँ कि नॉन फेरस मेटल क्या होते हैं। बाकी इतना समझो, ये मेटल रिसाइकलिंग की इंडस्ट्री है और उसमें से भी ये लीडिंग प्लेयर है। अभी मैं आपको पीयर कंपेरिजन दिखाऊंगा तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि कहीं ना कहीं लीड कर रहा है। कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी एल्युमिनियम और जिंक डाई कास्टिंग अलॉयज के जो प्रोड्यूसर हैं उसमें से एक है। कंपनी की बात करें, कंपनी ये मेटल सेक्टर में वर्क करती है और नॉन फेरस मेटल रिसाइकलिंग में मोस्टली कंपनी वर्क करती है। और वहीं हम बात करें कि एल्युमिनियम और जिंक के जो डाई कास्टिंग अलॉयज होते हैं उसमें ये लीडिंग है, लीडिंग प्लेयर के रूप में है। कंपनी के सेक्टर की बात करें, मेटल वाला सेक्टर है, आने वाले समय में इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। ये ग्रोथ ऑब्वियसली इसमें ग्रोथ होगा भाई। तो कंपनी का सेक्टर ठीक ठाक है, बढ़िया सेक्टर है। बढ़िया सेक्टर क्यों ना रहे, क्योंकि ये जो सेक्टर है ये किनको सप्लाई करते हैं, इनके ये जो अपने प्रोडक्ट किसको सप्लाई करते हैं वो देखो। यहाँ पे मारुति सुजुकी हो गया, होंडा कार्स इंडिया हो गया, बजाज ऑटो हो गया, हीरो मोटोकॉर्प हो गया, रॉयल इनफील्ड हो गया, इन सबको ये अपना प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इसमें कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसमें ग्रोथ है, आने वाले समय इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा भाई। कंपनी के सेक्टर में कोई दिक्कत नहीं, 5 में से 5 स्टार आपको मिलेंगे, कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंशियल डिटेल की बात करें तो फाइनेंशियल में आप देखोगे यहाँ पे हम ईयर ऑन ईयर फाइनेंशियल ईयर 24 से 25 का पूरा डेटा यहाँ पे आपको दिखाएंगे। रेवेन्यू की बात करें तो 12% के अराउंड से रेवेन्यू बढ़ा है। EBITDA 146% के अराउंड से बढ़ा है, शानदार ग्रोथ हुआ है। पेट की बात करें 118% के अराउंड से बढ़ा है। टोटल एसेट 28.32% के अराउंड से बढ़ा है। नेटवर्थ 44% के अराउंड से बढ़ा है। टोटल बोरो यहाँ पे बढ़ा है जो कि नेगेटिव पॉइंट है, बट अभी हम डेट टू इक्विटी वगैरह देखेंगे, यदि कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बोरो नहीं बढ़ना चाहिए, ज्यादा बेहतर रहता है, बट कभी कभी जरूरत पड़ जाती है कंपनी को तो उनको बोरो लेना पड़ता है। अभी डेट टू इक्विटी से क्लियर हो जाएगा, इसको हम बाद में छोड़ देते हैं। बाकी ओवरऑल आप फाइनेंशियल देखोगे तो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल में कोई नजर जो है दिक्कत नजर नहीं आ रही है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। अब इंडिकेटर की बात कर लेते हैं तो आरओई 25% के अराउंड है, आरओसी 10% के अराउंड है। डेट टू इक्विटी मैंने ये इसको कहा था, अभी देखेंगे 1 से कम होता है तो बेहतर रहता है। यहाँ पे आप देखोगे 0.76 है, यानी 1 से कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी के पास इतना डेट है कि वो मैनेज कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना नेटवर्क शानदार है। पेट मार्जिन यहाँ पे 2.5 महीने ये कम है भाई। EBITDA मार्जिन भी कम ही है, 10% के अराउंड ही रहना चाहिए था तो बेहतर रहता। बाकी चलो ठीक है। अब हम यहाँ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पे कुछ रहेगा ही नहीं क्योंकि पूरा का पूरा ओएफएस है, तो ऑब्जेक्टिव का कोई मतलब है नहीं। पीयर कंपेरिजन की बात करते हैं कि पीयर का हमें जो है कौन सस्टेन कर रहा है, कौन लीडिंग है, कौन नहीं। मोस्टली हमको ये देखना है कि अपना जो आईपीओ है टॉप 1-2 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसको हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे पी की बात करें तो पी में आप देखोगे सबसे कम पी अपने आईपीओ का देखने को मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं फेयर प्राइस पे आईपीओ आ रहा है। दूसरी चीज रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखोगे, सबसे नंबर 1 अपना ही आईपीओ है रिटर्न ऑन नेटवर्थ में। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में सबसे कम है, बट चलो मैनेज करने लायक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू आप देखोगे सबसे ज्यादा रेवेन्यू अपने ही आईपीओ देखने को मिल रहा है। पेट की बात करें तो पेट भी ठीक ठाक है, सेकंड नंबर पे देखने को मिल रहा है, बाकी ठीक है। डेट इक्विटी भी ठीक ठाक है, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। जहां तक नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 पे अपना आईपीओ ही आएगा, सीएमआर ग्रीन, और हमको यही देखना होता है नंबर 1 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी मैं सेकंड थर्ड सबको बता दे रहा हूँ, बट नंबर 1 पे अपना आईपीओ है तो इससे ज्यादा हमको जानने की जरूरत नहीं है। सेकंड पे देख लेते हैं कौन है,
सेकंड पे जहां तक मेरा मानना है ग्रेविटा इंडिया होना चाहिए। रीजन क्या है कि इसका पी भी ठीक ठाक है, रिटर्न ऑन एनरोल्ड ठीक ठाक है, ईपीएस इसका शानदार है, रेवेन्यू इसका शानदार है, पेट इसका सबसे शानदार है, इस वजह से इसको जो है दूसरे नंबर पे रखा गया है। तीसरे पे इसको रख सकते हो, बाकी आप जो है यहाँ पे एनालिसिस कर लेना, फोर्थ फाइव भी आप कर सकते हो, बट हमको यही देखना होता है कि अपना आईपीओ टॉप 1 में आ रहा है कि 2 में आ रहा है कि 3 में आ रहा है कि आ ही नहीं रहा है, उसको देखना होता है। तो अपना आईपीओ टॉप 1 में था तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। बढ़िया है मतलब कंपनी का सेक्टर देखेंगे या कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल वगैरह सब कुछ देखते हो तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। आईपीओ प्राइस फेयर है या नहीं, तो ऑब्वियसली आईपीओ का प्राइस फेयर है। आपको मैंने जो है पी वगैरह दिखाया, सबसे कम पी इसी का है, तो आईपीओ प्राइस फेयर है। एंकर बुक की रेटिंग की बात करें तो अभी एंकर बुक हमारे पास नहीं आया है, आज शाम को मिल जाएगा तो उसका हम एनालिसिस कर देंगे, बट अभी एंकर बुक नहीं है। फंडामेंटल स्ट्रांग है, गुड है, क्या कुछ है, तो ऑब्वियसली फंडामेंटल भाई स्ट्रांग देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा है, फंडामेंटल स्ट्रांग है भाई। जीएमपी की बात करते हैं तो जीएमपी यहाँ पे आप देखोगे 18% के अराउंड जीएमपी चल रहा है, जो कि ठीक है, शानदार जीएमपी भी देखने को मिल रहा है। आप बात कर लेते हैं इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। अभी के अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ पे अप्लाई का व्यू बन रहा है फॉर लिस्टिंग एंड एज वेल एज शॉर्ट जो है लॉन्ग टर्म, दोनों के यहाँ अप्लाई का व्यू बन रहा है। बट उससे पहले मैं यही कहूंगा कि लॉन्ग टर्म में अप्लाई करने से पहले आपको एंकर बुक देख लेना है। मैं आज शाम को जो है एंकर बुक आ जाता है तो उसकी वीडियो बना देंगे, कल तक अपलोड हो जाएगी। और वही हम बात कर लेते हैं जिनको शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करना है, जिनको शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करना है उनको भी यही कहूंगा कि आप लास्ट डे अप्लाई करिएगा। लास्ट डे कितने तक, 5 जून को शायद लास्ट डे है, तो 5 जून को आपको शाम को अप्लाई करना है 2-3 बजे, उससे पहले जल्दीबाजी में अप्लाई नहीं करना है। और लिस्टिंग इन के लिए जरूरी होता है कि जीएमपी आप देख लीजिए, जीएमपी ठीक ठाक रहता है, अभी तो 18% है, या जीएमपी 9-10% के अराउंड रहता है, 9% से ऊपर का जीएमपी रहता है, तो आप जो है लिस्टिंग इन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डे आपको जीएमपी जरूर चेक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और ऐसे शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।